वेलकम टू फेसेस फाइल्स। इस पॉडकास्ट के ज़रिए हम आपको उन लोगों से मुतारिफ़ करवाएंगे जिन्होंने पाकिस्तान में अमन, हम आंगी और इसकी तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो इंटरनेशनल वुमेंस डे को डेडिकेटेड है। आज की जो हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर फ़ारुख सुहेल, वो बहुत ही स्पेशल हैं और इन्होंने कनेट कॉलेज में एज अ प्रोफेसर काम किया है और आजकल मिनहाज यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर काम कर रही हैं। और इन्होंने ख़वातीन के हकूक़ के लिए बहुत काम किया है और जिसके लिए हम इनको एप्रिशिएट करेंगे। और मैं वेलकम करती हूँ आज आपको डॉक्टर फ़ारुख सुहेल। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। मैं थोड़ा-सा पहले अपनी मैंने अक्सर मेरा नाम वो फ़र्रुख है, तो वो थोड़ा-सा प्रोनंसिएशन में थोड़ा-सा हो जा रहा है, कोई बात नहीं। मैंने जॉइन किया अपना कनेट कॉलेज में एज ए लेक्चरर, फिर ग्रेजुअली गवर्नमेंट बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट, फिर ग्रेजुअली प्रमोट होते होते मैं प्रोफेसर तक की मतलब आ गई रैंक तक। फिर मैं एज ए डीन ऑफ सोशल साइंसेज रही। इसी दौरान मैंने अपनी फैमिली को भी कंटिन्यू किया, उनको भी रेज़ किया, अपनी बच्चियों को भी मतलब रेज़ किया, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाई, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाई। लेकिन शाम के जो अ, 4-5 आवर्स फ्री टाइम था, उसमें मैंने सोचा कि इसको कैसे गुज़ारा जाए, इस टाइम को प्रोडक्टिव कैसे बनाया जाए। जनरली तो लोग रेस्ट भी कर लेते हैं, सो लेते हैं, गॉसिप्स कर लेते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि इसको प्रोडक्टिव किस तरह बनाया जाए, तो मैंने एमफ़िल में एडमिशन ले लिया और फिर उसके बाद ग्रेजुअली पीएचडी की तरफ मेरा सफ़र हुआ शुरू। जी। और पीएचडी के लिए जो मेरा टॉपिक था, वो मैंने सिलेक्ट खुद से वो किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अप्रूव भी हो गया। उसके पीछे जो एक वो थी एनकरेजमेंट या ये कहें कि एक मुझे जो मिला इसके लिए काम करने का, इस पे काम करने का, वो हमारी सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन है औरतों के हकूक़ की, उनके राइट्स की, उनकी सेल्फ बीइंग की, उसके हवाले से मेरे अपने माइंड में बहुत से क्वेश्चन्स थे, क्योंकि मैंने घर में ऐसा माहौल नहीं देखा था। मेरे फ़ादर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें रेज़ किया था, मेरे बाद मेरे 3 भाई थे, तो वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने देते थे। वो हमें कोई भाइयों का काम इस तरह नहीं कि बीइंग अ बहन आप कर लें, लेकिन बीइंग उनकी सर्वेंट या उनको आप सर्व नहीं करेंगी कि आप उठ के उनके शूज़ पॉलिश करें या उनके कपड़े आयरन करें, वो कतई वो मना करते थे। वो कहते थे कि जिस तरह ये स्टूडेंट है उसी तरह तुम स्टूडेंट हो, जिस तरह तुम मेरे बेटे हो इसी तरह ये मेरी बेटी है और ये मेरी बड़ी बेटी है। इसको मैं ऑनर करता हूँ, क्योंकि बेटियाँ वो अक्सर वो एक शेर पढ़ा करते थे कि आती हो अक्सर बेतलब, दुनिया में जब आती हो तुम। बेटियों के लिए स्पेशल जब वो मुझे बहुत प्यार भरी नज़र से देखते थे, तो ये शेर पढ़ते थे कि आती हो अक्सर बेतलब, दुनिया में जब आती हो तुम, पर मोहनी सी अपनी यहाँ घर भर पे छा जाती हो तुम। तो इस चीज़ ने मुझे इतना एनकरेज किया, जहाँ मेरे भाई डिबेट्स और उसमें स्कूल में आगे-आगे बज़्म-ए-अदब में, उसी तरह मैं भी वो मुझे भी मेरे फादर प्रमोट करते थे। इवन देन मेरे कहीं कॉम्पिटिशन में होना तो मेरे साथ जाना, मेरी हेल्प करनी, मुझे सपोर्ट करना। तो ये स इवन देन जब मेरी हुई अपॉइंटमेंट, तो मेरी एक जगह पे ऐसे शहर में अपॉइंटमेंट हुई जहाँ कॉलेज नया स्टार्ट हुआ था। तो कौन-सी शहर में? दौलत आला गोजर खान से थोड़ा-सा आगे, अच्छा। बिल्कुल। तो मेरे फ़ादर ने अपनी ट्रांसफ़र करवा ली, क्योंकि मेरी मदर नहीं जाने दे रही थी। वो कह रही थी नहीं अकेली बच्ची को हुँ। मैंने नहीं भेजना। जी। तो मेरे फ़ादर ने कहा कि ये करेगी जॉब, मैं इसके साथ जाऊँगा। तो उन्होंने अपनी गोजर खान में अपनी ट्रांसफ़र करवा ली। फिर मैं तो बाद में सिलेक्ट हो गई, क्योंकि उस वक़्त मैं 6 मंथ एड हॉक पे थी। फिर मैं पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू सिलेक्ट होके लाहौर के कनेट कॉलेज में मेरी अपॉइंटमेंट हो, लेकिन मेरे फ़ादर अल्लाह उनको उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनको आला मकाम जन्नत में अता करे, वो वहीं पर रिटायर हुए। सो दिस इज़ द जर्नी ऑफ माय लाइफ़। तो कनेट कॉलेज में भी वुमेन्स के हवाले से जो काम है मैंने इनिशिएट किया था, एक जनरल फैमिली
लॉ इन द लाइट ऑफ शरिया लॉ एंड कंट्री लॉ, जिसको 150 तक स्टूडेंट्स मेरे पास होते थे। बच्चियों ने उसको बहुत एप्रिशिएट किया, बहुत उसको पसंद किया, बहुत ज़्यादा नंबर में मेरे पास स्टूडेंट्स होती थी। इवन देन कि मैं 3-3 क्लासेस, जिनको हम पीरियड बोलते हैं, जी। 3-3, वो मैं एक ही रूम में बैठी रहती थी और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आता था, पढ़ के चला जाता था, आता था, पढ़ दूसरा आता था, तीसरा। तो इस तरह मैंने कभी उनको डिस्करेज नहीं किया था, इससे कि मेरा टाइम मतलब मैं इतनी सीनियर हूँ तो मुझे इतनी क्लासेस नहीं पढ़ानी, या अगर किसी की वो क्लैश भी आता था तो मैं उनको मैनेज करती थी, मैं उनको कैटर करती थी। 2 बच्चियों को भी अगर मुझे अलग से पढ़ाना पड़ता था, क्योंकि यही एक ऐसा फ़ोरम था, कॉलेज ही एक ऐसा एक प्लेटफ़ॉर्म होता है, स्कूल, कॉलेज, घर के बाद बच्चे हमारे पास आ जाते कि हमें उनको एनकरेज करने की ज़रूरत होती। हमें उनको, और वो एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रही थी जिनमें उनकी अपने लिए इन्फॉर्मेशन थी, अपने लिए अवेयरनेस थी, अपने राइट्स की अवेयरनेस थी। तो मैं उसी से ही मुझे वो इंसेंटिव मिला कि मुझे अपनी पीएचडी भी वुमेन राइट्स में ही की तरफ ही उसको लेके जाना चाहिए। तो पीएचडी में मैंने फोर्स्ड मैरिजेस पे मतलब इन द लाइट ऑफ कंट्री लॉ एंड शरिया लॉ मैंने जी। काम किया। और उसमें ये है कि वो खासा एक ऐसा वो टॉपिक था कि जिस पे ज़रा हाथ डालना मर्दों का हुँ। काम था, तो मुझे कुछ लोगों ने मना भी किया, बड़े रिस्पेक्टेबल लोगों ने, कि ये टफ काम है और औरतों को के लिए ये आपको जाना भी पड़ेगा इधर-उधर, आपको मैंने कहा नहीं, कोई नहीं, मुझे अपने हस्बैंड की तरफ से परमिशन है, मुझे मेरे पेरेंट्स ने इतना कॉन्फिडेंस दिया हुआ है कि आई कैन मैनेज, आई कैन हैंडल। तो इसलिए हालाँकि मैंने सारी ज़िंदगी विमेन कॉलेज में काम किया, लेकिन जब फिर मैंने आफ्टर रिटायरमेंट मैंने यूनिवर्सिटी जॉइन की, मिन्हाज यूनिवर्सिटी, क्योंकि मेरी पीएचडी वहीं से थी। वो वहाँ पे भी मुझे बहुत रिस्पेक्ट, बहुत ऑनर उन्होंने दिया कि मुझे उन्होंने डीन के साथ, मतलब एक एसोसिएट डीन कह लें, या उनके साथ एक मतलब एक साथ उनके ऑफिस में मुझे जगह दी, बहुत ऑनर मुझे दिया। और मुझे स्पेशली वहाँ के बच्चियों के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको ईज़ उनके लिए उनको प्रोवाइड करने के लिए मुझे रखा गया कि आप इनको एक माँ की तरह इनको डील करेंगी, और मेरी अ, चूँकि जी। जी, पाकिस्तानी ख़वातीन को सबसे बड़ा क्या चैलेंज है? पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो शुरू होता है ना, वो उसके पैदा होने के साथ साथ ही शुरू हो जाता है। इवन देन आजकल जैसे पता चल जाता है जेंडर का, कि जेंडर क्या है बच्चे ये आने दुनिया में आने से पहले, तो उस वक़्त ही वो डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाती। कई स्टोरीज़ आप भी सुनते होंगे, आप लोगों ने भी नज़र से गुज़री होंगी, कि पता चल जाए जेंडर का तो उसको दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म कर दिया जाता है, या बात डिवोर्स तक पहुँच जाती है, या चैलेंज किया जाता है इन-लॉज़ की तरफ से या हस्बैंड की तरफ से कि हमें बेटा चाहिए। तो जबकि ये सारा कुछ जो है वो कुदरत के इख्तियार में है, इस औरत इसमें कोई रोल प्ले नहीं कर हुँ। सकती, अपनी उसकी इसमें ये ऑप्शनल बात नहीं है, ना ही बाप के इख्तियार में है, ना ही माँ के इख्तियार में है कि वो ये जेंडर ऑप्ट करे, कि मतलब है कि जो अल्लाह ने दिया है वो अम, एक्सेप्ट करे। आजकल मेडिकल साइंस से हो गया हुआ है कि आप ऑप्ट कर सकते हैं बेटा या बेटी, लेकिन इससे पहले ऐसा, या जो मीडियोकर बिलो मतलब उससे उसमें हैं लोग, वो उसमें इनकम में वो लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि बेटी या बेटे को ऑप्ट कर। तो ये मेरे ख़्याल में ये चैलेंज सबसे बड़ा उसके पैदा होने के साथ घर से ही शुरू हो जाता है। और घर में बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स आपके सामने भी गुज़री होंगी, हाँ जी। बहुत सी मैंने भी अपनी ज़िंदगी में देखी हैं कि बेटों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है कुछ जी। घरों में। वो ब्लेस्ड घर ही होते हैं। परवरदिगार ने उसमें ख़ास ही रहम उस घर पे किया होता है जहाँ बेटी को इम्पोर्टेंस बेटों के बराबर ही दी जाती है। जो को खाने-पीने, उसको रेज़ करने में, उसकी
एजुकेशन में हर जगह उसको उसी तरह सपोर्ट किया जाना चाहिए जिस तरह से कि बेटे को किया जाता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन या ये चैलेंज उसके लिए घर से ही शुरू हो जाता है। तो ख़वातीन की माशरती और मुआशी खुद मुख्तारी क्यों ज़रूरी है और इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी? ख़वातीन की मुआशी और मुआशरती मुआशी से पहले उसकी मुआशरती जो खुद मुख्तारी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताया पहले डिस्कशन में हमारी पहले जो गुफ्तगू हुई उसमें मैंने बताया कि वो घर से ही शुरू होती है। सोसाइटी की तरफ तो बच्चा बाद में ही निकलती है ना बच्ची, पहले तो घर से ही है। तो घर में अगर उसको अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ देयर पेरेंट्स अगर वो बच्चियों को एजुकेशन दें और कोशिश करें कि वो बच्चे तो फिर भी कोई स्किल्स ऐसी सीख लेते हैं, जैसे देहात के बच्चे हैं, वो खेती-बाड़ी सीख लेते हैं या अपने फादर के जो साथ काम कर सकते हैं। बच्चियों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है और इसी से उनकी वो खुद मुख्तारी का जो है वो शुरू होता है। और उसके बाद मुआशी तो ऑब्वियसली वो बाद में आती है। जैसे मैं आपसे एक शेयर करना चाहूँगी। एक हज़रत अली की सेइंग है कि एक बच्चे की किसी ने पूछा उनसे कि बच्चे की तरबियत कब करनी चाहिए? तो उन्होंने कहा कि उसकी माँ के पैदा होने से 20 साल पहले। यानी उसकी जो बच्चे की या बच्ची की माँ होगी, उसकी मदर ने अपनी बेटी की ट्रेनिंग किस तरह की होगी कि वो आगे अपनी नेक्स्ट जनरेशन की तरबियत करे। इसी तरह से एक मतलब वो अच्छी बात लगती है जो सबको सब जानते होंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट का एक है मशहूर कोट कि गिव मी गुड मदर्स, आई विल गिव यू बेस्ट नेशन। कि मुझे बेहतरीन माएँ दो, मैं तुम्हें बेहतरीन नस्ल दूँगा, बेहतरीन कौम दूँगा। तो ये खुद मुख्तारी की तरफ जो कदम है, ये बच्ची जो दुनिया में आई है उसके पेरेंट्स और उस सबसे बड़ा रोल उसकी मदर का है। आजकल हमारे जो बीइंग अ मदर मैं भी माँ ही हूँ, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि माँओं का बहुत ज़्यादा रोल है। फ़ादर का रोल ये है कि वो अपने घर के माहौल को पुरअमन रखे और ताकि माँ जो है द वाइफ़ जो है उसकी वो अपने बच्चों को एक हेल्दी एनवायरनमेंट में ग्रो करे बच्चे ग्रो करे बिल्कुल। और फिर वो एक अच्छा शहरी सोसाइटी के लिए बन सके। जितनी भी उसकी उनकी अपनी वर्थ हो, उसकी उनकी एजुकेशन हो बच्ची की, वो उसके अकॉर्डिंगली उसको ये सेल्फ कॉन्फिडेंस दें। तो उसकी मतलब सबसे पहले ये है कि उसकी सेल्फ वर्थ उसको बताई जाए कि वो कितनी इम्पोर्टेंट है इस सोसाइटी में। उसके बाद उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको दिया जाए, तब वो जाकर एक सोसाइटी के लिए, मुआशरे के लिए एक अच्छी शहरी के तौर पर देखिए माँ का यानी वो सामने आ सकती। औरत का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है हर जगह पे, हर सोसाइटी में क्योंकि वो एक वाइफ भी है और एक माँ भी है। सबसे पहले वो एक बेटी थी। एक बेटी को ट्रेन अच्छी तरह किया जाएगा तो वो हाँ जी। एक अच्छी वाइफ बनेगी। अच्छी वाइफ बनेगी तो फिर उसके बाद वो अच्छी माँ बन उसको अच्छी एनवायरनमेंट मिलेगी तो वो अच्छी माँ साबित होगी। तो उसका इतना इम्पोर्टेंट रोल है, तो उसमें अगर उसको सेल्फ वर्थ उसकी बताई जाए, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया जाए, उसको डिफरेंट जो उसके राइट्स हैं वो सोसाइटी उसके स्नैच ना करे। हमारा हमारे हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में हम सो कॉल्ड हम बनते हैं कि मुसलमान, ये इस्लाम में ये बात है, इस्लाम में ये बात है। मैं तो सारी ज़िंदगी मेरा इस्लामिक स्टडीज़ में ही गुज़री पीएचडी तक। मैंने अपनी पीएचडी इस स्टडीज़ के दौरान यही मतलब है देखा कि औरत को, बच्ची को कितना राइट ऑफ चॉइस है तो अपने स्पाउस का। ये वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन में भी आ जाता है ना, जो ये जी, हर तरह से वॉयलेंस में आ जाती है वॉयलेंस आ जाती है। वो इमोशनल हो, वो सोशल हो, वो इकोनॉमिकल हो, वो मतलब फाइनेंशियल हो या वो फिज़िकल अब्यूज़ हो। तो ये वॉयलेंस ही है और ये वॉयलेंस घर से शुरू होता है। वो घर चाहे पेरेंट्स का घर हो, चाहे हस्बैंड का घर हो। अगर पेरेंट्स का घर अच्छा होगा तो अपने हस्बैंड के घर में अगर उसको माहौल अच्छा मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा, तो वो सोसाइटी में और उसको सपोर्ट मिलेगी अपने जॉब में, अपने काम में, अपने इंडिपेंडेंस मिले, तो वो बहुत अच्छी तरह से परफ़ॉर्म कर सकती है। जी। और औरत ने जहाँ तक
इसमें लैक ऑफ एजुकेशन का रोल भी ऑब्वियसली है, लेकिन एजुकेशन तो देनी चाहिए, लेकिन अगर अनलकीली औरत इतनी लड़की इतनी एजुकेटेड नहीं है, तो देयर आर सो मैनी एरियाज़ फॉर वर्क। वो छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ घर में वो जो उसको उसके अंदर स्किल है, वो उस अपनी स्किल को ज़्यादा पॉलिश कर सकती है। उसकी कुकिंग की स्किल है, तो वो इसमें आ सकती है। उसकी स्टिचिंग की है, बहुत से काम हैं जो औरत कर सकती, क्रिएटिव होना चाहिए। ये वॉयलेंस और अब्यूज़ में इस्लाम की रोशनी में कुछ बताएँगी? ये इस्लाम में क्या वुमेन के राइट्स हैं? हाँ जी, इस्लाम में गुनाह और सवाब में कहीं पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कि मर्दों को ज़्यादा अजर मिलेगा और औरतों को कम अजर मिलेगा। और वायलेंस के लिए ये जो है कि कुरान में पाक के में जो सज़ाएँ दी हुई हैं, जी। बड़ी क्लियर मेंशन सज़ाएँ हैं, वो आपको पता ही होगा 100 लैशेज़ की सज़ा है हुँ। इसको जो अब्यूज़ करता है जी। औरत को। और जो ये तो है ना कि उसको ये एडल्ट्री की में 100 लैशेस की सज़ा आप आपको पता होगा या नहीं पता, तो चलिए मैं बता दूँ कि कैरेक्टर असैसिनेशन औरत का मर्द अगर करे, कोई मेल, कोई फैमिली का या ऑफ़िस पे या कहीं भी किसी हमारी अपनी सोसाइटी में, तो 80 लैशेस की सज़ा है। ओह! अच्छा। जी, इतनी सज़ाएँ अगर सख्त मिलें, तो मुआशरा ठीक ना हो जाए हुँ। और औरत को लिबर्टी और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका एनहांस ना हो। तो आपको ये लगता है कि सज़ा देने से बाकी लोगों को सबक मिलेगा कि ये ऐसा नहीं करना है? बिल्कुल जिस सबक तरह मिलता है। सज़ाएँ देखिए, परवरदिगार इतना जो हमारा खालिक है, हमारा क्रिएटर है, जिसने हमें ख़ल्क़ किया, जिसने हमारी सन्नाई की, हमें हम बीइंग अ टीचर हमें पता चल जाता है ये बच्चा कैसा है। जी। ये बच्चा कहाँ तक जैसे एक मुहावरा भी बना है, होनहार बरवा के चिकने-चिकने पात। तो वो जो हमारा क्रिएटर है, एक माँ को पता होता है कि मेरा बेटा इस वक़्त बेटा या बच्ची मेरे से बात कर रही है, इसका क्या मकसद है, इसको पैसे चाहिए, इसको कोई परमिशन चाहिए। तो जो परवरदिगार है, जिसने क्रिएट किया है, उसने उसके माइंड को क्रिएट किया। क्या उसको नहीं पता कि ये बच्चा यानी क्या है? तो सज़ाएँ इसलिए ही रखी जाती हैं। और आपको शायद मैं ये भी चलते-चलते बता दूँ कि ये जो मुल्क में या कहीं जो दंगा-फ़साद या जो डाकू, ये जो लूट-मार, उनकी सज़ाएँ एक्सट्रीम सज़ा क्या है? उनकी ये है कि उसका ऑपोज़िट हाथ या पाँव काट कर, ऑपोज़िट हाथ और पाँव ऑपोज़िट साइड के काट कर उसको शहर से बाहर फेंक हुँ। दिया जाए। यानी क्यों है? क्या हम सारे मोस्टली ये कह दिया जाता है, मेरे जैसे लोग जो थोड़ा रिलिजन का रखते हैं कॉन्सेप्ट और उनको नॉलेज, तो वो उनको अक्सर डिस्कशन में ये मिलता है कि ये तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इनको ट्रीट हुँ। किया जाए। पे कितने हम इंस्टीट्यूशन खोलेंगे जो सोसाइटी इतनी ज़्यादा मेंटली सिक हो चुकी है, उनकी ट्रेनिंग कहाँ होगी? तो इस एक्सट्रीम पे हुँ। सज़ा ही उसको बेहतर कर सकती है। और उस पर कुछ चंद लोग ऐसे जिनके दिमाग में ये मेंटल सिकनेस है, उनकी ट्रीटमेंट कहाँ तक करें आप? करें फिर। अगर कहते हैं मैंने तो आज तक कोई केस नहीं ऐसा सुना या जैसे आजकल काफ़ी आए दिन फेमस केसेस आते हैं कि इस औरत के साथ ऐसे हो गया, इस औरत के बच्चियाँ साथ छोटी-छोटी 5-4 इयर्स की बच्चियाँ। अगर उनको सज़ा दी जाए कोर्ट में तो बाकी लोगों के लिए सबक होगा कि सही से नहीं कर ऑब्वियसली सबक होगा। अम, पर वह मिलती नहीं है यहाँ से। सज़ा मिलती नहीं है और जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं जिनके आपको मैं अब आई डोंट वांट टू डिस्कस द रोल ऑफ कोर्ट और रोल ऑफ जजेस। तो हम बात कर रहे थे उसकी सज़ा की, तो सज़ा कौन देने वाले हैं? जो क्राइम करने वाले हैं उनके पीछे अदल करने वाले बैठे हुए हैं, उनके पीछे हुकूमत करने वाले बैठे हुए हैं, जी। उनके पीछे बड़े लोग बैठे हुए हैं जो उनको बचा लेते हैं। सज़ा एक्सट्रीम हल नहीं है, उससे पहले पहले तरबियत है, उससे पहले ट्रेनिंग है। लेकिन हम कित सोसाइटी में कितने लोगों की तरबियत करें? तो सज़ाएँ चंद अगर मिलें चंद लोगों को अपनी-अपनी गुनाहों की, अपने-अपने क्राइम की, तो दूसरे लोगों के लिए जो अपने दिल में जिनके ऐसा कोई वेव है या ऐसी कोई कबाहत है या ऐसा कोई ख़्याल आए, वो थोड़ा खौफ़ खाएगा। तो मैंने इसी पे एक जो 2018 में शायद एक सानया हुआ था, कसूर की एक ज़ैनब, उस हवाले से मैंने एक
पोएम छोटी-सी लिखी है, वैसे तो बहुत तवील थी लेकिन उसमें से मैंने कट करके चंद आपको इशार आपके साथ शेयर जी, करती हूँ। ज़रूर शेयर करें। जी, उसका उन्वान है अ, काश ऐसा हो पाए। शेर है कि क्यों शऊर इंसान पर ख्वाहिशों के डेरे हैं और वजूद हस्ती को वहशतें ही घेरे हैं। काश अब तो घर-घर में अपनी ही अदालत हो। काश अब तो घर-घर में अपनी ही अदालत हो, ना हो कुछ परेशानी, ना ही फिर खजालत हो। और शहर के चौराहों पर घाट इतने बन जाएँ, यानी फांसी घाट। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि शहर के चौराहों पर घाट इतने बन जाएँ, संगसार करने को चल के खुद पहाड़ आएँ। खुदा का अर्श लर्ज़ जाता है ऐसे गुनाह पर, तो ज़ाहिर है कि संगसार करने को चल के खुद पहाड़ आएँ और फर्श के खुदाओं का खुद खुदा हिसाब करे। फर्श के खुदाओं का खुद खुदा हिसाब करे, सबको अपने ही हाथों वो तहे अज़ाब करे। रब की फिर अदालत से कौन-कौन बचता है? रब की फिर अदालत से कौन-कौन बचता है? और जो भी बच निकला समझो वो फरिश्ता है। अर्श का खुदा एक दिन फर्श पर उतर जा आए। ये मेरी दिली जैसे शायर की एक दिली एक अपनी ख़्याल है, ज़हन में एक ख़्याल कि अर्श का खुदा एक दिन फर्श पर उतर आए, काश ऐसा हो जाए और हिसाब हो पाए। काश ऐसा हो जाए और हिसाब हो पाए। बहुत अच्छा लिखा आपने। बहुत अच्छी पोएम है ये। यानी ऐसे हालात में ऐसे वाक़यात जब सुनते हैं, अपने भी घरों में बेटियाँ होती हैं तो दिल लरस जाता है और दिल खून की आँसू रोता है। मेरी भी इस वक़्त मतलब ये ऐसी ही कैफ़ियत है इस नज़्म इस चंद अशआर को पढ़ के कि दिल इतना वो हो जाता है टची। जी, जी। तो अम, आप पाकिस्तानी ख़वातीन को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जी, एडवाइस पाकिस्तानी ख़वातीन को बेचारी ख़वातीन मतलब है क्या दी जा सकती जब तक उसको अपना उसका घर अलाउ ना करे। हुँ। तो मैं अपने ख़्याल में ये एडवाइस घर के मर्दों को देना चाहूँगी। औरतें तो अपने तौर पे अपने राइट्स से भी वाकिफ़ नहीं होती, उनको वाकिफ़ होने ही नहीं दिया जाता। उनको अलाउ ही नहीं किया जाता कि वो अपने राइट्स से उनको आगाही हो। तो ये जो मैसेज है औरतों को देने से पहले मैं उन घर के जो फादर हैं, भाई हैं, हस्बैंड हैं या सोसाइटी के में जो भी उनके अगर वो जॉब करती हैं, उस एनवायरनमेंट पे उनके बॉसेस हैं या जिस फैक्ट्री में काम करती हैं, उसका ओनर है, जहाँ पे भी मर्द उसके इर्द-गिर्द हैं, ये मैसेज उनके लिए है कि सबसे पहले मतलब है वो उसकी सेल्फ एग्ज़िस्टेंस को तस्लीम करें। जी, उसकी सेल्फ उसके बाद उसकी सेल्फ वर्थ को एक्सेप्ट करें, उसके बाद उसके राइट्स को एक्सेप्ट करें, उसकी स्किल्स को एक्सेप्ट करें, ना कि उसको दबाने की कोशिश की जाए। तो औरत एक महाज़ पर नहीं, एट अ टाइम 2-3 महाज़ों पर बिल्कुल, लड़ सकती है। बिल मेरी अपनी ज़िंदगी की मिसाल है, मेरे साथ बहुत सी कोलीग्स थीं, बहुत से लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में मिली हूँ, जिनसे वो कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अलावा घर को भी बहुत अच्छी तरह चलाती थी। उनकी सोशल लाइफ़ भी थी, उनके रिलेटिव्स भी थे, उनके रिश्तेदार भी थे, उनकी इन-लॉज़ भी थे, उनके अपनी फैमिली भी थी। वो सबको मिलना-जुलना एक सोशल सर्कल में रहती थी। ये नहीं होता था कि वो जॉब करके आके बिल्कुल बस समझती थी कि वो अपने हस्बैंड को भी करती थी, पूरे घर की देखभाल। यहाँ पर घर के मर्दों की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बिल्कुल। उसको उसके राइट्स दें, उसके राइट्स दें। मतलब हम कहने को तो हमारे जो मॉडर्न सोसाइटी के जहाँ पे औरत वर्किंग है, वो कह देते हैं कि हमें तो वाइफ्स चाहिए जो वर्किंग हो। लेकिन वर्किंग अगर औरत काम करती है, मर्द भी काम करता है, दोनों इक्वल काम करके घर आते हैं, तो मर्द को भी उसके बराबर
उसको किचन में हेल्प आउट करना, कोई कबाहत, कोई बुराई, कोई उसकी शान में कमी नहीं आ जाती, जी। कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता। कुरान मजीद में कहीं नहीं ये लिखा कि ये काम मर्दों को ज़ेब नहीं देते, हुँ। ये काम मर्दों को नहीं करने चाहिए, उनके लिए हराम है, या कोई ऐसा सख्त स्टेटमेंट हमें कहीं पे भी नहीं मिलती। औरतों के राइट्स की ही बात है। औरतों का अगर उनको बनाया गया है अर्रिजालु कव्वामूना अलन-निसाए, तो वो उनके केयर टेकर हैं। तो वो केयर टेकर हैं तो पूरी सोसाइटी में केयर टेकर बने। केयर टेकर का ये मतलब नहीं है कि उसको स्नब करें, उसको कंट्रोल करें, उसको अपनी मर्ज़ी से चलाएँ, उनका रिमोट कंट्रोल मर्द के पास हो, ऐसा नहीं है। जो चीज़ जितनी खूबसूरत, जितनी नाज़ुक, जितनी कीमती, जितनी प्रेशियस होती, उसको अच्छी तरह सँभाल के रखा जाता है। तो ये मेरा मैसेज और मर्दों के लिए, फिर औरतों को ये है कि जहाँ पे वो देखें डिस्क्रिमिनेशन पाएँ, उस पे अपने अकॉर्डिंग टू देयर अ अ अ, जो कहना चाहिए कि उनकी कितनी वर्थ है, वो कितनी बात कर सकती है, आवाज़ थोड़ी बहुत उठानी चाहिए, बात करनी चाहिए, उनको अपने राइट्स का पता होना चाहिए, अवेयरनेस। अवेयरनेस होनी चाहिए, और उनको इंडिपेंडेंट होने की कोशिश हल्के-हल्के करनी चाहिए। ये नहीं कि इंडिपेंडेंट होकर हस्बैंड के सामने हुँ। खड़े हो जाएँ और आँखें दिखाएँ, ऐसा नहीं है हरगिज़, कहीं पे भी नहीं है। इस्लाम में अगर हम मिसाल देखें तो सबसे बेहतर मिसाल हमारे सामने हमारे नबी ख़ातिम आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी ज़ौजा की है। तो हज़रत खदीजा उनके साथ बराबर में, वो एक बिज़नेस लेडी थी, उनके साथ बराबर में मतलब ये इतनी बिज़नेस लेके हज़ूर उनका सामान सेल करने के लिए हुँ। गए थे। तो वो इतनी रिच लेडी थी, तो ये नहीं था कि वो उनका रोल कैसा रहा नबी के साथ, वो नबी को नबी ही मान रही थी। तो इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता, इस्लाम कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। ये हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मर्द औरतों पर वो निगरान है, हुँ। निगरान का मतलब ये है कि वो उनका केयर करें, उनको हुँ। ख़्याल रखें उनका। जी, ठीक है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पर आई और आपने हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके और बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड यू वेलकम। मुझे भी बहुत अच्छा मतलब फ़ोरम मिला अपनी बात कन्वे करने के लिए। वैसे तो बहुत सी बातें दिल की दिल में ही रह जाती हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे डिस्कशन करके। आपके तवज्जुद से बहुत सी औरतें, बहुत से लोग, बहुत से घर, उनमें ये बात जाएगी, और अगर मेरे किसी एक लफ्ज़ से कहीं तब्दीली आ जाएगी, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी और मेरे लिए ऑनर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फेसेस फाइल्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।